तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे चैनल JR कॉलेज में, जो कि प्यारा सा डेडिकेटेड चैनल है हमारे कॉलेज के बच्चों के लिए। जैसा कि आपको पता है कि हमने इस साल इस चैनल के ऊपर एक न्यू 12th स्टैंडर्ड के लिए बैच शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है वरदान बैच। ठीक है, जिसमें हम आपको 12th के सारे सब्जेक्ट लेक्चर बाय लेक्चर, वीडियो बाय वीडियो हम आपको पढ़ा रहे हैं। सही बात है। तो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं 12th की बायोलॉजी। ठीक है, मेरा नाम है अभिषेक और मैं आप लोग को 12th की बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं और इस बायोलॉजी में हमारा एक लेसन ऑलरेडी कंप्लीट हो रखा है। तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो जरूर से जाके देख लेना। ठीक है, हम लोग ने स्टार्ट किया था हमारा लेसन नंबर 2 जिसका नाम क्या है, दैट इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, जहां पे हम लोग एनिमल्स के रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे। और कौन सा एनिमल? मेनली हम लोग इंसान की बात कर रहे थे। तो मैं इस लेसन को प्यार से ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बुलाता हूं। सही है। अगर आपको मेरे सारे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे तो एक बार जरूर से बताना मुझे, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। ठीक है, सो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं लेक्चर नंबर 10th। इसका मतलब ऑलरेडी 9 लेक्चर हमारे चैनल पे इस लेसन के अवेलेबल हैं। तो जरूर से जाके उन सारे लेक्चर्स को एक एक बार देख लेना। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो जरूर से देख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स वीडियोस है वो। सही है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्प्लांटेशन के बारे में। पिछले लेक्चर्स तक मैंने आप लोगों को फर्टिलाइजेशन पढ़ा दिया था कि आखिरकार फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। ठीक है, एक ओवम के साथ जब स्पर्म आता है तो उसके अंदर कैसे कैसे फर्टिलाइजेशन होती है, कौन कौन से वहां पे स्टेप्स होते हैं, वो सारी चीजें मैंने आप लोग को लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा रखी थी। सही बात है। आज हम लोग उसके थोड़ा सा आगे जाएंगे और इम्प्लांटेशन की बात करना शुरू करेंगे। सही बात है। तो अच्छा, जिसको एक और बात बताना चाहता हूं कि जिसे हमारा नोट्स चाहिए, ठीक है, जिसे नोट्स चाहिए, क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना चाहिए, वो हमारे JR ट्यूटोरियल्स को जरूर से डाउनलोड कर ले। एक एप्लीकेशन है हमारी खुद की, हमारे चैनल की, जिसका नाम है JR ट्यूटोरियल्स। जाके आप लोग प्ले स्टोर के ऊपर सर्च करेंगे, वहां से डाउनलोड करेंगे। वहां पे आपको हर एक चीज के नोट्स, ठीक है, जैसे जैसे लेसन खत्म होते जाएंगे वहां पे आपको नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, हर एक चीज। तो उसको जरूर से डाउनलोड कर लेना, उस एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड कर लेना। क्लियर है? समझ में आ गया? यदि आपको कोई भी डाउट होता है मेरे पूरे सेशन के थ्रू, जितनी भी चीजें मैं पढ़ाता हूं आपको, या फिर अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा भी लगता है तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे बच्चों को सब कुछ समझ में आ रहा है। क्लियर है? समझ में आया? तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। तो ये हमारा एक ओवरव्यू मैप था जो मैंने आप लोग को ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर से ही दिखाते आ रहा हूं। तो आप लोग पक गए होंगे देख लेके, लेकिन देख लो एक बार वापस। चलो, क्या था, मैंने क्या बताया था कि इस लेसन में हम लोग को कैसे ट्रैवल करना है, पूरी की पूरी लेसन की जो जर्नी है उसको हम लोग कैसे कैसे खत्म करना है। तो ऑलमोस्ट हम लोग ने फर्टिलाइजेशन तक पढ़ रखा है। ठीक है, हम लोग ने ऑलमोस्ट फर्टिलाइजेशन तक पढ़ रखा है कि भैया फर्टिलाइजेशन होती कैसे है, कौन कौन सी चीजें होती है। तो अब हम लोग को जंप करना है किसके ऊपर? इम्प्लांटेशन के ऊपर। अब इम्प्लांटेशन को जानने के लिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं आज फर्टिलाइजेशन को। ठीक है, फर्टिलाइजेशन को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि आखिरकार फर्टिलाइजेशन होती क्या थी, क्या था फर्टिलाइजेशन। मुझे लग रहा है कुछ कुछ बच्चे भूल गए होंगे, तो चलो देख लो क्या था। ये था आपका यूट्रस। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं। सो दिस इज द यूट्रस। ये एक यूट्रस है। सही है। इसके यूट्रस में बाजू में ये जो छोटी सी गैप है, ठीक है, इस गैप से यहां से आपकी ओविडक्ट निकली हुई है। पहले एक गैप थोड़ी पतली होती है, सही है, उसके बाद ये आगे चल के क्या हो जाती है? स्वॉलन हो जाती है। फिर आगे चल के ये ऐसा फनल शेप लेती है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है, आगे चल के कुछ ऐसा फनल शेप लेती है और फिर यहां से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकल जाता है। दिस ट्यूब हम लोग बोल सकते हैं, जो ट्यूब है या फिर ये जो डक्ट है, इसे हम लोग कहते हैं ओविडक्ट। ठीक है, ये क्या है? एक टाइप की डक्ट। डक्ट मतलब क्या होता है? रास्ते, जहां से कोई भी एक गैमेट ट्रैवल करने वाला है। मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक गैमेट हूं और मैं एक जगह से दूसरी जगह चल के जा रहा हूं, तो जिस जगह से मैं जा रहा हूं वो क्या है? एक डक्ट होगा। सही है। तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ओविडक्ट। ठीक है, इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं? ओविडक्ट। और ओविडक्ट की लेंथ अराउंड 10 to 12 सेंटीमीटर तक होती है। सही है। इसी को हम लोग फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। सही है, एक टाइप की ट्यूब भी है, तो इसका एक और नाम है, दैट इज फेलोपियन ट्यूब। एक इस साइड प्रेजेंट होगा और सेम टू सेम एक इस साइड भी प्रेजेंट होगा। सही है, 2 फेलोपियन ट्यूब होते हैं फीमेल्स के अंदर। सही है, समझ में आ रहा है? तो कुछ ऐसा इस साइड प्रेजेंट होगा। तो 2 यहां पे मुझे क्या दिख गए? फेलोपियन ट्यूब दिख गए। फिर इस फेलोपियन ट्यूब के नीचे यहां पे 2 अलमंड शेप के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 2 अलमंड शेप के यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, ये क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल का। प्राइमरी क्यों? जिन्होंने मेरे लास्ट लेक्चर देखे उनको पता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब क्या? ऐसे ऑर्गन्स जो गैमेट का प्रोडक्शन कर सके और ऐसे ऑर्गन्स जो सेक्सुअल हार्मोन्स का प्रोडक्शन कर सके। ये 2 फंक्शन जो भी ऑर्गन करेगा वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सही है। तो ये क्या है? हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या कहते हैं इसे हम लोग? ठीक है, व्हाट वी कॉल इट इज द ओवरी।
सही है, ठीक है। ओवरी के बारे में पता है, तो हमारे पास यानी फीमेल्स के पास 2 ओवरीज है, ठीक है, 2 ओवरीज है, 2 क्या है, फेलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट है। यहां पे लिख दूं, यहां से लेके यहां तक पूरा, ठीक है, इट इज द ओविडक्ट, या फिर इसे ही आप क्या कह सकते हो, फेलोपियन ट्यूब। इतना तो हमें पता है भैया, सही है। इसके बाद यहां पे एक यूट्रस है, इस यूट्रस के नीचे यहां पे कुछ ऐसा सा प्रोजेक्शन होता है, ऐसा, सही है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विक्स, और इसी सर्विक्स के नीचे यहां पे क्या लगा रहता है, वजाइना, सही है। तो दिस इज द डायग्राम जो हम लोग ने किस में डिस्कस किया था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब मैंने एक और चीज बताई थी कि यहां पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है, जो यूट्रस है, ठीक है, इस यूट्रस की कुछ लाइनिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है, इस यूट्रस के वॉल की कुछ लाइनिंग प्रेजेंट होती है। तो मैंने बताया था कि जो सबसे बाहर वाली लाइनिंग है, ठीक है, जो लाइनिंग सबसे परे है, मैंने तुम लोगों को याद करने का तरीका ही बताया था ना, जो सबसे बाहर है, जो सबसे परे है, परे, ठीक है, परे समझते हो ना, जो सबसे दूर दूर है, उसे हम लोग कहते हैं पेरीमेट्रियम। तो जो सबसे बाहर है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज पेरीमेट्रियम, ठीक है, पेरीमेट्रियम। अब एक कवरिंग इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है, एक कवरिंग इसके अंदर यहां पे प्रेजेंट होती है, दिख रहा है, ये जो ग्रीन कलर का मार्क कर रहा हूं, ये एक अंदर कवरिंग प्रेजेंट है, किसके, पेरीमेट्रियम के। पेरीमेट्रियम के अंदर एक और कवरिंग है, ये मसल्स की बनी हुई है, ठीक है, कौन से मसल्स, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स ऐसे मसल्स होते हैं बच्चों जिसको आप अपने विल के अकॉर्डिंग मूव नहीं कर सकते, जैसे हमारा स्टमक, ठीक है, हमारा जो ओसोफेगस है वो भी स्मूथ मसल्स का बना हुआ है। तो क्या आप अपना ओसोफेगस, अपना स्टमक मूव कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। वैसे ही जो फीमेल्स होती है वो अपना यूट्रस भी मूव नहीं कर पाती, सही है, अपने विल के अकॉर्डिंग, अपने, ऐसा नहीं कि आज यूट्रस को मूव करवा देते, ऐसा नहीं कर सकते, सही है। क्यों, क्योंकि बच्चों ये स्मूथ मसल से बनी हुई है, स्मूथ मसल जनरली हमारे विल के अकॉर्डिंग मूव नहीं करती, ठीक है। और इस लेयर का नाम क्या है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मायोमेट्रियम, सही है। अब इसको मैंने कैसे याद रखना बताया था कि जो मिडल में प्रेजेंट है, देखो इसके अंदर एक और लेयर आएगी, लेकिन ये बीच वाली लेयर है, सही है, बाहर पेरीमेट्रियम थी, अंदर एक और लेयर आएगी, ये बीच वाली लेयर है। तो जो मिडल में है, मिडल में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम, सही है। जो मिडल में है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम। क्लियर है, समझ में आ गया। और इस मायोमेट्रियम के अंदर, ठीक है, इस मायोमेट्रियम के अंदर यहां पे कुछ ऐसी सी एक और कवरिंग प्रेजेंट होती है जो हर महीने शेड होती है, ठीक है, हर महीने टूटती है। कहां पे टूटती है, जैसा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था मेंस्ट्रुअल साइकिल में। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये जो कवरिंग अंदर, सबसे अंदर वाली कवरिंग होती है ना, ये हर मंथ क्या होती है, शेड होती है, टूटती है, ठीक है। इस कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज एंडोमेट्रियम, ठीक है, सबसे अंदर है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, इट इज द एंडोमेट्रियम। समझ में आ गया, ठीक है, ये 3 कवरिंग समझ में आ गई। अब हम लोगों को क्या पता है, हम लोग ने फर्टिलाइजेशन सीखा था, सही है। फर्टिलाइजेशन कहां भैया, फर्टिलाइजेशन सीखा था। फर्टिलाइजेशन क्या होता था कि एक आपका ओवम आया है, कलर चेंज कर लेते हैं, ये हमारा ओवम है, ठीक है। ओवम के पास कितने सेल्स थे, एक आपका सेल्स था, सही है। अब ये जो ओवम पहले से प्रेजेंट होता था, ठीक है, जो ओवम पहले से प्रेजेंट होता था, इसके पास इसका जो न्यूक्लियस है, इट इज द सेकेंडरी न्यूक्लियस, याद है, इट इज अ सेकेंडरी फॉलिकल, क्योंकि यहां पे अभी भी मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुई थी। अगर आप लोग ने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, जिसने नहीं देखे हैं वापस बोल रहा हूं, एक बार वापस से जाके, वापस तो नहीं, जिसने नहीं देखा है एक बार जाके जरूर से देख लेना, ठीक है, आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, सही है। तो ये आपका एक, ये क्या बोल सकते हैं, ओवम है। ओवम तो अभी बोल नहीं सकते इसको हम लोग, क्यों, क्योंकि अभी भी ये सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है, अभी भी क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल, जिसके अंदर ये oocyte है वो सेकेंडरी है, ठीक है, इट इज द सेकेंडरी oocyte। अब इसके अंदर मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुई है और इसके बाहर कुछ कवरिंग प्रेजेंट होती थी। जब ये निकलता था ओवैल्यूएशन करके तो इसके बाहर कुछ कवरिंग प्रेजेंट होती थी, सही है। सबसे पहले यहां पे, ठीक है, इट इज द जोना पेलुसिडा। मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था ना कि जोना पेलुसिडा एक नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन है, मतलब वो किसी सेल से नहीं बनी हुई है, वो सिर्फ किससे बनी हुई है, प्रोटीन से बनी हुई है। तो इट इज द जोना पेलुसिडा, ZP लिख दूं चलेगा, ठीक है, जोना पेलुसिडा है। उसके बाद यहां पे कुछ सेल्स की कवरिंग है, यहां पे कुछ जैसे सेल्स लगे हुए, कुछ सेल्स लगे हुए बड़े बड़े, ठीक है, ऐसे सेल्स लगे हुए इसके बाहर, समझ में आ रही है बात, ठीक है, कुछ सेल्स की कवरिंग है। इसको हम लोग क्या कहते थे, कोरोना रेडियाटा, सही है, तो हम लोग क्या बोलते थे, कोरोना रेडियाटा, इट इज द कोरोना रेडियाटा, सही है। इतनी बातें क्लियर है, इतनी चीज आप लोग को सबसे पहले अभी तक पता है। तो इसमें होता क्या था कि यहां से एक स्पर्म आता है, ठीक है, यहां से स्पर्म्स आते हैं, एक नहीं बड़े सारे स्पर्म्स आते हैं। तो
तो 200 से 300 अराउंड स्पर्म्स आते हैं, ठीक है। और ये सब इसके अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश करते थे, ठीक है। जितने भी स्पर्म्स थे ये इसके अंदर क्या करते थे, पेनिट्रेट करने की कोशिश करते थे। तो जो सबसे पहले स्पर्म पेनिट्रेट कर जाए, ठीक है, जो सबसे पहले स्पर्म क्या हो जाए, पेनिट्रेट कर जाएगा, वो क्या करेगा, आगे चल के फर्टिलाइजेशन कर पाएगा। तो मान लो ये वाला जो हमारा सेल है, ये वाला जो हमारा स्पर्म है, ये पेनिट्रेट कर गया। जैसे ये पेनिट्रेट कर जाता है, बाकी की जो कवरिंग है ना, बाकी की जो कवरिंग है ये बहुत ही हार्ड हो जाती है, ताकि और दूसरा कोई स्पर्म एंटर ना कर सके, ताकि पॉलीस्पर्मी नहीं हो सके, ठीक है। पॉलीस्पर्मी मतलब क्या, कि बहुत सारे स्पर्म्स घुस जाए, ऐसा ना हो। इसलिए जैसे ही एक स्पर्म एंटर करता है, ठीक है, एक स्पर्म एंटर करता है, सारे के सारे स्पर्म्स क्या करते हैं, मतलब ये जो बाहर की कवरिंग होती है ना, ये क्या हो जाती है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, ये परमिएबल नहीं होती अब किसी और स्पर्म के लिए, ठीक है, ताकि यहीं पे एक ही स्पर्म का यहां पे फर्टिलाइजेशन हो। अब जैसे ही स्पर्म यहां से घुसेगा तो वो इस कोरोना रेडिएटा की तो बाहर चला जाएगा, लेकिन इसके सेल के अंदर नहीं जा पाता। सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस स्पर्म का न्यूक्लियस जाएगा बच्चों, ठीक है। इसका जो न्यूक्लियस है वही अंदर जाएगा, ये पूरा का पूरा जो बाकी का स्ट्रक्चर है, बाकी का प्रोटीन है, वो बाहर ही रह जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या जाएगा, इसका न्यूक्लियस अंदर जाएगा, सही है। तो देखो ये न्यूक्लियस आ गया मेल का, ये न्यूक्लियस था फीमेल का, ठीक है। इस मेल के न्यूक्लियस को, जो न्यूक्लियस पहुंच पाता है कहां पे, इस फीमेल के ओवम में, ठीक है, जो न्यूक्लियस पहुंच पाता है फीमेल के ओवम में, इस न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते थे, मेल प्रो न्यूक्लियस। लेकिन अभी भी यहां पे ये क्या है, इसका म्यूसिस टू कंप्लीट हुआ ना, तो जैसे यहां पे स्पर्म एंटर करता था ना, अब इसका म्यूसिस टू शुरू होता था, सही है। अब इसका म्यूसिस टू शुरू होता था और यहां से ये दो सेल बनाता था। एक सेल पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म लेगा और एक सेल छोटा सा साइटोप्लाज्म लेगा, जो आगे चल के डीजेनरेट हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते थे, वी कॉल दिस स्ट्रक्चर एज अ सेकंड पोलर न्यूक्लियाई, सही है, जो आगे चले क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा, सही है। और इसके बाद हमारा जो ये वाला जो सेल बना है, इट इज द फीमेल प्रोन्यूक्लियस, सही है। अब देखो जितने भी गैमेट है, ठीक है, ये वाला जो गैमेट है यानी हमारा ओवम जो है वो भी एन है, मतलब हैप्लॉइड है, सही है। और हमारा स्पर्म जो है वो भी क्या है, हैप्लॉइड है, मतलब इसके पास भी कितने क्रोमोसोम है, सॉरी 26 नहीं 23 क्रोमोसोम, ठीक है। इसके पास भी कितने क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम। इसके पास भी कितने क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम। अब जैसे ही ये दोनों पास आएंगे, ठीक है, पास आएंगे और ये दोनों क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। दोनों पास आते हैं और दोनों क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते थे, फर्टिलाइजेशन, सही है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे थे, फर्टिलाइजेशन बोल रहे थे। अब जैसे यहां पे फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब जो एक सेल बनेगा, अब देखो जैसे फर्टिलाइजेशन हो गया, अब इनका न्यूक्लियस मिलके एक बन जाएगा। इसको मिटा दें तो मिटा दे, आगे चल के डीजनरेट हो गया। अब यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस बच गया, ठीक है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ कितना न्यूक्लियस बन गया, एक न्यूक्लियस बन गया। और ये जो एक न्यूक्लियस है ये कैसे बना हुआ है, मेल और फीमेल के न्यूक्लियस के यूनाइट से, ठीक है। जो आपका मेल था और जो आपका फीमेल था, जो दोनों का न्यूक्लियस था, जब वो फ्यूज हुआ तब जाके आपका एक न्यूक्लियस बना। और अब ये जो एक न्यूक्लियस है ना, ये क्या हो जाएगा, 46 क्रोमोसोम वाला हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, डिप्लॉयड हो जाएगा। समझ में बात, 23 मिले 46 हो गए, सही है। तो अब इतना समझ में आ गया। अब ये जो सेल है, अब देखो एक सेल है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है। अब इस सेल को हम लोग क्या कहेंगे, दिस सेल इज नोन एज जायगोट, ठीक है। इस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, जायगोट। अब जैसे ही जायगोट का प्रोडक्शन होता है बच्चों, ध्यान से सुनो, ठीक है। अब इतना तक तो हम लोग ने पढ़ रखा था ना, अब इसके आगे हम लोग को नई नई चीजें सीखनी है, ठीक है। इसके आगे हम लोग को बहुत सारी नई नई चीजें अब सीखनी है। तो आप सुनो, ध्यान से सुनो क्या क्या होने वाला है। अब जैसे ही जायगोट का फॉर्मेशन होगा, सबसे पहले तो ये कोरोना रेडिएटा वाली कवरिंग जो है ये टूटेगी, ठीक है। ये अरे रे पूरा एक साथ हो गया, चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले आपकी जो कोरोना रेडिएटा वाली कवरिंग है, पूरा क्यों जा रहा है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो जो कोरोना रेडिएटा की जो कवरिंग है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी, टूटने लगेगी। लेकिन कभी भी याद रखना, जोना पेलुसिडा अलग नहीं होगा, ठीक है। अभी भी ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है। इस एक सेल के अंदर, ठीक है, इस एक सेल के अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस है, सही है। और अभी भी इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, जोना पेलुसिडा प्रेजेंट है, ठीक है। अभी भी इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, जोना पेलुसिडा प्रेजेंट है। जोना पेलुसिडा कहीं नहीं जाने वाली। जोना पेलुसिडा क्या है, एक नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन, ठीक है, इट इज अ नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। आई होप आप लोगों को इतनी चीज समझ में आ रही होगी। अब क्या होगा, ठीक है, अब ये एक सेल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अब जायगोट, ठीक है। अब इस एक सेल में इतनी ज्यादा पावर है बच्चों, ठीक है, इस एक सेल में इतनी ज्यादा पावर है कि ये एक सेल आगे चल के पूरा का पूरा बेबी फॉर्म कर सकता है, ठीक है। ये जो एक सेल है ये पूरा का पूरा क्या फॉर्म कर सकता है, बेबी फॉर्म कर सकता है। इस पावर को हम लोग कहते हैं टोटीपोटेंसी, ठीक है। इस पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंसी, ठीक है,
समझ में आ रही बात? टोटी मतलब क्या? टोटल, ऐसा समझ लो। टोटी मतलब क्या? टोटल, और पोटेंसी मतलब पावर। पोटेंशियल बोलते हैं ना हम लोग, इसके अंदर कितना पोटेंशियल है इस बंदे के अंदर, फिर भी ये काम नहीं करता, मतलब क्या? उसके अंदर उतना पावर है। सही है। वैसे ही इसके अंदर क्या है? टोटल पोटेंशियल है, मतलब एक सेल पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को ये कर सकता है, फॉर्म कर सकता है। ऐसे सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज टोटीपोटेंशियो। और पूरे के पूरे ह्यूमन बॉडी में सिर्फ जाइगोट ही एक ऐसा सेल है जो क्या है? टोटीपोटेंट है, मतलब जिसके पास टोटीपोटेंसी है। क्लियर है? समझ में आ गया? अब क्या होगा? अब इस जाइगोट का डिवीजन शुरू होगा बच्चों। ठीक है। अब ये अच्छा, जाइगोट फॉर्म का हुआ था, जाइगोट फॉर्म का हुआ था, ये आपका स्ट्रक्चर था पूरा। ठीक है। जाइगोट बनता कहां पे? फर्टिलाइजेशन की साइट कहां पे? फर्टिलाइजेशन की साइट ये है। ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं एम्प्यूला। सही है। ये भी मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है। सही है। जो आपका ओविडक्ट है, या ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब कह लो, इसके 4 साइड छोटे छोटे टाइप्स है ना, छोटे, ये जो सबसे पतला वाला रीजन है इसे हम लोग बोलते थे इस्थमस। उसके बाद ये सबसे ब्रॉड वाला रीजन है, इसे हम लोग क्या बोलते थे? एम्प्यूला। सही है। फिर इस एम्प्यूला से आगे, ठीक है, ये जो फनल शेप दिख रहा है, ये फनल शेप ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते थे? इनफंडिबुलम। सही है। और ये आपका जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था, इसे हम लोग क्या बोलते थे? फिम्ब्रे। ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते थे? फिम्ब्रे बोलते थे। तो कहां पे फर्टिलाइजेशन होती है? फर्टिलाइजेशन होती है इस जगह पे। ठीक है। फर्टिलाइजेशन कहां पे होती है? इस जगह पे। तो यहां पे फॉर्म हो गया बच्चों जाइगोट। ठीक है। यहां पे क्या फॉर्म हो गया? जाइगोट। अब इसके आगे की कहानी हमको समझनी है कि आखिरकार इसके आगे होता क्या है, कैसे कैसे जाइगोट एक सेल से एक बच्चा या एक बेबी कैसे बन जाएगा यार, ये हम लोग को थोड़ा सा समझना है आज के इस लेक्चर में। सही है। तो अब होगा क्या? देखो, जैसे ही जाइगोट फॉर्म हुआ, अब इस जाइगोट के अंदर शुरू होती है माइटोसिस। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से अरेंज कर देता हूं। ठीक है। ये सब कुछ मिटा देता हूं। ये आपका एक जाइगोट बन गया। सही है। ये आपका एक जाइगोट बन गया, और इस जाइगोट के ऊपर अभी भी क्या प्रेजेंट है? अभी भी इसके ऊपर जोना पेलुसिडा प्रेजेंट है। जोना पेलुसिडा कहीं नहीं जाएगा, जोना पेलुसिडा कहीं नहीं जाएगा, तो इसको अभी भी यहां बना लो। व्हाट इज दिस? दिस इज जाइगोट। सही है। ये क्या है? जाइगोट है। और इस जाइगोट पे जो ब्लू कलर की मेम्ब्रेन दिख रही है, दिस मेम्ब्रेन इज द जोना पेलुसिडा। ठीक है। जोना पेलुसिडा। क्लियर है? इतना समझ में आ गया। अब क्या होगा? इसके अंदर डिवीजन शुरू होगा बच्चों। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा? डिवीजन शुरू होगा। सबसे पहले अब देखो, जितने भी हमारे बॉडी में सेल्स हैं वो सारे के सारे डिप्लॉयड हैं, जर्म सेल को छोड़ के। ठीक है। हमारे बॉडी में जर्म सेल को छोड़ के जितने भी सेल्स हैं वो सारे के सारे क्या है? डिप्लॉयड है। ठीक है। डिप्लॉयड समझते हो ना, मतलब जिसके पास क्या है? 46 क्रोमोसोम है। सही है। और हमारे जाइगोट के पास भी 46 क्रोमोसोम है। मतलब जाइगोट से जितने भी बिलियंस ऑफ सेल्स बनेंगे वो आगे चल के किस प्रोसेस से बनेंगे? माइटोसिस से। ठीक है। आप लोगों ने 2 प्रोसेस पढ़ी होगी ना, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। माइटोसिस में क्रोमोसोम के नंबर चेंज नहीं होते, इसीलिए हम लोग उसे इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं ना। मतलब अगर 46 क्रोमोसोम है, ध्यान से देखो, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, अगर एक सेल है जिसके पास 46 क्रोमोसोम है, और जब वो डिवाइड करेगा, ठीक है, जब वो डिवाइड करेगा तो उन 2 सेल्स में भी आगे चल के 46 क्रोमोसोम ही होंगे, मतलब क्रोमोसोम के नंबर चेंज नहीं होंगे। ठीक है। क्रोमोसोम के नंबर चेंज नहीं होंगे। इस डिवीजन को, ऐसे टाइप की डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? माइटोसिस। सही है। यहां पे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे माइटोसिस। समझ में आ रहा है? ठीक है। समझ में आ रहा है। तो अब इसके अंदर भी माइटोसिस शुरू होती है बच्चों। ठीक है। इसके अंदर भी क्या शुरू होगी? माइटोसिस शुरू होगी। लेकिन यहां की माइटोसिस थोड़ी सी एक स्पेशल टाइप की माइटोसिस है। अब मैं स्पेशल टाइप की क्यों बोल रहा हूं? देखो, इसके बाहर एक कवरिंग है जोना पेलुसिडा की। अब ये जो जोना पेलुसिडा की कवरिंग है, ये ना ही छोटी हो सकती है ना ही बड़ी हो सकती है, क्योंकि ये सेल्स से नहीं बनी है। सही है। एक प्रोटीन से बनी हुई होगी, ऐसा समझ लो, सेलुलोज से, पेक्टिन से बनी हुई होगी। तो ये छोटी बड़ी नहीं हो सकती बच्चों, इसका साइज कांस्टेंट रहेगा। सही है। तो अगर आप एक सेल से 2 सेल बनाते हो तो साइज ज्यादा चाहिए ना, लेकिन यहां पे साइज नहीं बढ़ेगा, साइज इसका नहीं बढ़ेगा। मतलब जब यहां पे माइटोसिस होगी, ठीक है, ध्यान से सुनो, जब यहां पे माइटोसिस होगी तो जोना पेलुसिडा का जो साइज है वो उतना ही रहेगा। ठीक है। जितना बड़ा यहां साइज था उतना ही बड़ा यहां पे भी साइज रहेगा। लेकिन अब इतने ही साइज में 2 सेल आ जाएंगे। इतने ही साइज में कितने सेल आ जाएंगे? 2 सेल आ जाएंगे। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? एक सेल यहां पे, एक सेल यहां पे। तो अब देखो, यहां पे जो अपना जोना पेलुसिडा था उसका साइज नहीं बढ़ा। सही है। जो ओवम का साइज था, जो हम लोग बोल सकते हैं जाइगोट का साइज था, वो नहीं बढ़ा। उल्टा उसके अंदर जो सेल्स थे, उनके अंदर जो सेल्स थे उनका साइज छोटा हो गया। सही है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक बलून है। ठीक है। एक बलून है, अगर आपको 4 बलून बनाने हैं लेकिन आपको साइज उतना ही रखना है, तो आपके जो 4 बलून होंगे क्या हो जाएंगे? छोटे हो जाएंगे ना। सेम वैसा यहां पे भी, कि आपका एक स्ट्रक्चर था जिसमें एक सेल था, तो जब ये सेल डिवाइड होगा, ठीक है, जब ये सेल डिवाइड होगा तो यहां पे 2 सेल तो बन जाएंगे, लेकिन उन 2 सेल्स का जो
साइज है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जगह उतनी है बच्चों, ठीक है, जगह चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि ज़ोना पेलुसिडा खुद को स्ट्रेच नहीं कर सकता, क्योंकि वो किसी सेल से नहीं बना हुआ है, सेलुलोज पिक्टिन से, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि वो प्रोटीन से बना हुआ है। प्रोटीन बोलो, प्रोटीन बढ़िया, सही है, समझ में आई इतनी बात? तो यहां पे साइज छोटा हो जाता है सेल्स का, समझ में आ रही है बात? ये एक स्पेशल टाइप की माइटोसिस, तो थोड़ा नीचे बना लेते हैं, ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप की माइटोसिस है। इस माइटोसिस को हम लोग कहते हैं क्लीवेज, ठीक है, इस माइटोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ध्यान से सुनो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीवेज। क्लीवेज कुछ नहीं है, क्लीवेज एक माइटोसिस ही है, ठीक है, क्लीवेज एक माइटोसिस का ही टाइप है, लेकिन ये ऐसी माइटोसिस है जहां पे सेल का साइज कम होते जा रहा है, ठीक है, सेल का साइज क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। अब इससे आगे चल के जो सेल डिवीजन होगा, फॉर एग्जांपल यहां से दूसरी बार माइटोसिस हुई, तो यहां से सेम जो ज़ोना पेलुसिडा का साइज है वो उतना ही रहेगा, जो ज़ोना पेलुसिडा का साइज है वो तो उतना ही रहेगा। अब लेकिन इसी साइज के अंदर, ठीक है, इसी साइज में यहां पे 4 सेल बन गए, समझ रहे हो? तो सेल का साइज क्या होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, ठीक है। सेल पहला कितना बड़ा था, अब सेल कितना बड़ा हो गया, सही है। तो सेल का साइज क्या हो रहा है, छोटे होते जा रहा है, लेकिन ज़ोना पेलुसिडा अपनी साइज चेंज नहीं करेगा, सही बात है। इस स्पेशल टाइप की माइटोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीवेज, सही है। और अब इन सेल्स को हम लोग जायगोट नहीं बोलेंगे, जायगोट सिर्फ एक सिंगल सेल है, ठीक है। अब इन सेल्स को हम लोग कहेंगे ब्लास्टोमियर, ठीक है। अब इन सेल्स को हम लोग क्या कहेंगे, ब्लास्टोमियर, सही है। ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना, इसके आगे चल के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, जैसे ब्लास्टोसिस्ट आएगा, ब्लास्टोमियर आएगा, ब्लास्टोसील आएगा, ब्लास्टूला आएगा, सही है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जितनी जितनी मैं चीजें बता रहा हूं उसको ध्यान से देखो, सब कुछ समझ में आएगा, सही है। ब्लास्टोमियर मतलब क्या, द सेल्स प्रेजेंट इनसाइड दी ज़ोना पेलुसिडा, ठीक है, ज़ोना पेलुसिडा के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर, सही है। तो यहां पे 4 ब्लास्टोमियर आ गए, यहां पे 2 ब्लास्टोमियर है, लेकिन जब एक सेल होगा तो एक सेल को ब्लास्टोमियर मत बोल देना, एक सेल क्या है आपका, जायगोट, सही है। तो जायगोट जैसे ही 2 सेल में डिवाइड होता है वो क्या बन जाता है, ब्लास्टोमियर बन जाता है। क्लियर है, समझ में आई बात, समझ में आई बात, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। इसके बाद अब यहां से बहुत डिवीजन शुरू होता है, ठीक है। अब जैसे जैसे डिवीजन शुरू होता है ना बच्चों, ठीक है, जैसे जैसे डिवीजन शुरू होने लगता है इस जायगोट का, वैसे ही ना वैसे ये यूट्राइन कैविटी की तरफ शिफ्ट होने लगता है। देखो यहां पे, जैसे यहां पे आपका एक सेल बना, सही है। अब जैसे जैसे इसके अंदर क्लीवेज चलेगी तो ये थोड़ा सा इस साइड शिफ्ट होगा, फिर थोड़ा सा इस साइड शिफ्ट होगा, फिर थोड़ा सा इस साइड शिफ्ट होगा। मतलब जैसे जैसे इसके अंदर डेवलपमेंट होती रहती है, ठीक है, डेवलपमेंट मतलब सेल्स बढ़ते रहते हैं, वैसे वैसे वो कहां शिफ्ट होने लगता है, इस यूट्राइन कैविटी के पास शिफ्ट होने लगता है, ठीक है, इस यूट्रस में शिफ्ट होने लगता है। समझ में आ रही बात? तो अब देखो एक और चीज समझ लो, जब ये 16 to 32 सेल स्टेज में होता है, ठीक है, मतलब यहां पे ज़ोना पेलुसिडा बना लो, बड़ा सा ज़ोना पेलुसिडा, सही है। और अब इसके अंदर जो सेल्स हैं वो 16 से लेके 32 हो सकते हैं, ठीक है। जब ये 16 to 32 सेल स्टेज में होता है, जब आपका ये जो स्ट्रक्चर है ज़ोना पेलुसिडा के अंदर जो सेल्स है उसके सेल्स 16 से लेके 32 के नंबर में होते हैं, उस स्टेज को हम लोग कहते हैं बच्चों मोरूला। मतलब यहां पे फॉर एग्जांपल 16 सेल्स, अब 16 सेल्स तो बना नहीं पाऊंगा मैं, फिर भी देखो जितना हो सके बना रहा हूं, ओके, ठीक है। सो अगर जैसे ही इसके अंदर अगर ये 16 to 32 सेल स्टेज में होता है, इसे हम लोग क्या बोलतेंगे, मोरूला, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोरूला। एक्चुअली में आपकी बुक में ये दिया हुआ है, ठीक है, 16 to 32, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है पता है, आपकी बुक में शायद ये गलत दिया हुआ है। एक्चुअल में 8 से लेके 16 वाली स्टेज को मोरूला कहा जाता है, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी उठा के पढ़ोगे तो उसके अंदर भी 8 to 16 दिया हुआ है। अगर आप कहीं अच्छे वेबसाइट्स पे सर्च करके देखोगे ना तो भी 8 to 16 ही दिया हुआ है, बट आपकी बुक में पता नहीं क्यों वहां पे 16 to 32 लिया हुआ है। तो जो आपके बुक में दिया है हमें वही पढ़ना है, ठीक है, वही परम सत्य है जो हमारे बुक में लिखा है, सही है। तो अगर आपके एग्जाम में है तो आपको ये लिखना है, दैट इज 16 to 32 सेल स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे, मोरूला। और मोरूला बना, ठीक है, मोरूला जैसे ही बनेगा, मोरूला जैसे ही बनेगा वो कहां, समझो फॉर एग्जांपल यहां पे मोरूला बन गया तो इसके अंदर बहुत सारे सेल्स आ गए, समझ में आई बात, ठीक है। अब ये यहाँ पे आपका क्या बन गया है, मोरूला बन गया है, समझ में आई बात। आई होप आप लोग को इतनी चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है, आई होप आप लोग को इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी, सही है, सही है, ठीक है। चलो 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 चलो, अब क्या होगा, ध्यान से सुनो, अब क्या होगा,
फर्टिलाइजेशन के 4th डे पे, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के 4th डे पे आपका ये जो मॉरूला है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये पहुंच जाता है कहां पे, इस यूट्राइन कैविटी के अंदर, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के 4th डे, समझो आज फर्टिलाइजेशन हुआ तो आज से 4 दिन बाद, ठीक है, आज से 4 दिन बाद आपका जो मॉरूला होगा वो कहां पहुंच जाएगा, इस यूट्राइन कैविटी के बीच में, यहां पे पहुंच जाएगा कहीं पे, ठीक है, यहां पे। ये सब तो फर्स्ट डे ही हो रहा था, ठीक है, अभी जो मॉरूला फॉर्मेशन हो रहा था ये सब तो फर्स्ट डे ही हो रहा था, लेकिन 4th डे पे, ठीक है, कब, 4th डे पे आपका जो मॉरूला है वो कहां पहुंच जाएगा, यूट्राइन, या फिर कह लो यूट्रस में। यूट्राइन कैविटी मत यूज करो, यूट्रस में पहुंच जाएगा, सही है। और जब ये यूट्रस के अंदर पहुंचता है ना बच्चों, उस टाइम पे इसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ सेल्स होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स हो जाते हैं, ठीक है, हजारों सेल्स हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है, हजारों कह लो या हंड्रेड्स ऑफ सेल्स कह लो, बहुत सारे सेल्स इसके अंदर हो जाते हैं। कब होता है ये, 4th डे पे, सही है, कब होता है ये, 4th डे पे। अब याद करो, जिस बच्चे ने मेरे साथ, ठीक है, जिस बच्चे ने मेरे साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल सीखा है, ठीक है, जिन्होंने मेरे साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा है, उनको पता होगा कि 4th डे पे कौन सा फेज चल रहा है, अपना ल्यूटियल फेज चल रहा है, ठीक है। ल्यूटियल फेज में कोई हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज सिक्रीशन फेज, सही है, याद करो, नहीं याद है बताओ, याद करो, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ऐसे 3 फेस होते थे, ठीक है, 3 फेस होते थे, जिसमें ये वाला जो फेस था इसे हम लोग बोलते थे प्रोलिफेरेटिव फेस, प्रोलिफेरेटिव फेस, सही है, जहां पे आपका क्या होता था, जो एंडोमेट्रियम है वो ऐसे प्रोलिफेरेट करती थी, ठीक है, बड़ी बड़ी होती थी, सही है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसके बाद वाला जो फेस है इसे हम लोग बोलते हैं सिक्रीटरी फेस, सिक्रीटरी फेस, या फिर इसे ही हम लोग, ठीक है, इसी फेस को हम लोग ल्यूटियल फेस भी बोलते हैं, इसी फेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेस। लेकिन अभी सिक्रीटरी पे ध्यान दो, सिक्रीटरी फेस क्यों बोलते थे, क्योंकि इस टाइम पे आपका जो एंडोमेट्रियम है, ये जो एंडोमेट्रियम है ये कुछ सिक्रीट कर रहा है, ठीक है, ये कुछ क्या कर रहा है, सिक्रीट कर रहा है। दिस इज नथिंग बट अ ग्लाइकोजन, ठीक है, ये क्या सिक्रीट कर रहा है, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे सिक्रीटरी यूनिट्स है, ये क्या सिक्रीट कर रहा है बच्चों, ग्लाइकोजन सिक्रीट कर रहा है। अब ग्लाइकोजन का क्या यूज है, ठीक है, ग्लाइकोजन ये खाना है, ठीक है, ग्लाइकोजन इज द न्यूट्रिशन। अब देखो सेल्स इतने डिवाइड हो रहे हैं, सेल्स जब धड़ाधड़ डिवाइड हो रहे हैं तो उनको खाना भी तो चाहिए। अभी कोई बच्चा बड़ा हो रहा है, हम लोग बोलते हैं ना ये बच्चा बड़ा हो रहा है तो इसको ज्यादा खाना दो क्योंकि ये बड़ा हो रहा है, सही बात है ना। तो जो भी ऑर्गेनिज्म या फिर जो भी सेल्स जब डिवाइड करता है, बहुत ज्यादा रैपिड नंबर में डिवीजन करता है तो उस टाइम पे उसको खाना चाहिए। और आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, इसने उसका भी इंतजाम करके रखा है। ये क्या करता है इस सिक्रेटरी फेज में, आप सिक्रेटरी फेज कितने दिन चलता है, 14 दिन चलता है, सबको पता है, जिसने मेरे साथ पढ़ा है वो 14 दिन चलता है। कब से 14 दिन, जब ओवैल्यूएशन होती है, याद करो मैंने आप लोगों को सब पढ़ाया है। जब यहाँ पे ग्राफाइन फॉलिकल है, ठीक है, ग्राफाइन फॉलिकल जब टूटती थी तो यहां से क्या निकल जाता था, ओवम निकल जाता था, सही है, यहां से क्या निकल जाता था, ओवम बाहर निकल जाता था। और अब यहां पे क्या बचता था, कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन करता था, अपना LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसको मेंटेन करता था। और 14 दिन तक इसको मेंटेन करते करते ये जो आपका एंडोमेट्रियम है, ठीक है, ये क्या रहता था, एकदम अच्छे से रहता था। और यहां पे क्या सीक्रेट करने लगता था, दैट इज ग्लाइकोजन, ठीक है। अब जैसे ही ध्यान से सुनो, और अब ये कौन सा दिन है, चौथा दिन है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता रहा था ना फर्टिलाइजेशन का कौन सा दिन है, ये चौथा दिन है। देखो ये यहां से निकला, इसका डे क्या है, 1 दिन का है, ठीक है, 1 दिन सर्वाइव कर सकता है ना आपका ओवम, ठीक है। और यहां पे स्पर्म आ गया, स्पर्म ने क्या कर दिया, इसको फर्टिलाइज कर दिया। तो यानी फर्स्ट डे में क्या हो गया, फर्टिलाइज कर दिया। तो यहां से चौथे दिन पे, ठीक है, यहां से 4 डेज पे ये कहां पहुंच गया है, यूट्रस के बीच में पहुंच गया। और 4th डे पे यहां पे क्या शुरू है भाई, जो ग्लाइकोजन रिलीज होना, ग्लाइकोजन का सिक्रीशन शुरू है। तो जैसे ही ध्यान से सुनो, जैसे ही आपका जो ये अपना सेल है, ठीक है, या फिर मरूला है, ये कहां पहुंचेगा, इस यूट्राइन कैविटी में पहुंचेगा, ठीक है। तो उसी टाइम पे यहां से बहुत सारे ग्लाइकोजन सिक्रीट हो रहे हैं, ठीक है, जो इसको क्या देंगे, खाना देंगे, ठीक है, जो इसको क्या देंगे, खाना देंगे। अब होता क्या है, देखो ध्यान से सुनो, मैं आप लोगों को बताता हूं, मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। यहां पे बताए, अगले पेज पे बताए, चलो अगले पेज पे बताते हैं। यहां पे ये आपका सेल है, दिस इज योर सेल, ठीक है। और अब इस सेल के अंदर बहुत सारे सेल्स थे। अब जितने भी सेल्स थे ना, ठीक है, जितने भी सेल्स थे ना, वो ऐसे बाजू बाजू में अरेंज हो जाएंगे, समझ में आ रही बात, वो कहां अरेंज हो जाएंगे, बाजू बाजू में अरेंज हो जाएंगे, एकदम साइड साइड में ऐसे यहां पे अरेंज हो जाएंगे, समझ रहे हो, ठीक है। जितने भी सेल्स थे, जैसे ही ग्लाइकोजन आया वो सारे के सारे कहां हो गए, एकदम साइड साइड में अरेंज हो गए, ठीक है, एकदम कहां अरेंज हो गए, साइड साइड में अरेंज हो गए। और यहां पे
एक ऐसा नॉब जैसा सेल बन गया, ठीक है। यहां पे अच्छे से बना देते हैं, यहां पे कुछ ऐसे नॉब जैसे सेल बन गए, समझ रहे? इतना समझ में है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर समझ में है, और इसके बीच में एक खाली जगह बन गई, ठीक है। अब इस खाली जगह के अंदर कौन घुस जाएगा? हमारा ग्लाइकोजन। कौन घुस जाएगा? ग्लाइकोजन। और ये ग्लाइकोजन क्या करेगा? इन सारे सेल्स को न्यूट्रिशन देगा। समझ में आ रही बात? ये सारे सेल्स को न्यूट्रिशन कौन देगा? ग्लाइकोजन। समझ में आ रही बात? तो अब देखो, जैसे ही ग्लाइकोजन आया, जितने भी सेल्स थे, जितने भी ये ब्लास्टोमियर्स थे, इसको हम लोग ब्लास्टोमियर बोल सकते हैं इन सारे सेल्स को, तो जितने भी ये ब्लास्टोमियर्स थे, ये साइड साइड में अरेंज हो गए, ठीक है। साइड साइड में अरेंज हो गए, और यहाँ पे कुछ क्या, एक ऐसा नॉब जैसा स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। एक नॉब जैसा सेल्स का स्ट्रक्चर बन गया। इमेजिन करो एक फुटबॉल है, ठीक है। तो फुटबॉल को इमेजिन करो कि उसके अंदर हवा भरी हुई है, हवा भरी रहती है, और सारे के सारे क्या है, जितने भी सेल्स है वो साइड 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 में अरेंज हो गए। इमेजिन करो साइड 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 में जितने भी सेल्स है वो वहां पे अरेंज हो गए हैं, और उसके अंदर एक नॉब जैसा सेल्स बन गया, ठीक है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यहां पे भर जाता है, और इसके बीच में कैविटी आ जाती है, और इस कैविटी में क्या भर जाता है? ग्लाइकोजन, ठीक है। क्या भर जाता है? ग्लाइकोजन। अब इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? ध्यान सुनो, इस स्ट्रक्चर को, ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट, या फिर आप इसे ब्लास्टूला भी कह सकते हैं, ठीक है। इसे आप ब्लास्टूला भी कह सकते हैं, या फिर आप इसे ब्लास्टोसिस्ट कह सकते हो। समझ में आया? ब्लास्टोमियर क्या है? सेल्स। एक एक सेल्स को हम लोग क्या कहेंगे? ब्लास्टोमियर क्या है, और इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे? ब्लास्टोसिस्ट। समझ में आई बात? अब ये जो बाहर बाहर के सेल्स वाली लेयर है, ये दिख रहा है, ये वाली लेयर, इस लेयर को क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ये जो लेयर है ना, बाजू बाजू वाली दिख रही है, ये जो लेयर, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इट इज द ट्रोफो ब्लास्ट। सही है। और आपका ये जो नॉब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, ये जो नॉब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम लोग कहेंगे दैट इज एम्ब्रियोब्लास्ट, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? इट इज द एम्ब्रियो ब्लास्ट, या फिर इसे आप एम्ब्रियोब्लास्ट कह सकते हो, या फिर आप इसे इनर सेल मास कह सकते हो, ठीक है। इसे आप इनर सेल मास भी कह सकते हो, यानी IC, सही बनाओ, गलत बन जाता है बच्चों। आई कहां गया? ICM, ठीक है। ICM म्हणजे काय? इनर सेल मास। क्लियर है? समझ में आ गया? यहां पे मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बना दिया। यहां पे क्या है? जो साइड साइड वाले सेल्स थे, ठीक है, जो साइड साइड वाले सेल्स थे, इन सेल्स को हम लोग ने क्या कहा? ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। और ये जो एक नॉब जैसा स्ट्रक्चर बना है, इस नॉब वाले स्ट्रक्चर को मैंने क्या बोला? एम्ब्रियोब्लास्ट। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर सेल मास, ठीक है। और एक और बात आपको बता दूं कि आपका जो पूरा का पूरा बेबी है, ठीक है, जो पूरा का पूरा बेबी है, वो इस नॉब वाले स्ट्रक्चर से, यानी एम्ब्रियोब्लास्ट से ही आगे चल के बनेगा। सही है? इस एम्ब्रियोब्लास्ट से ही आगे चल के बनेगा। समझ में आ रही बात? इसको, इस जो ट्रोफोब्लास्ट है ना, ये सिर्फ कवरिंग बनने वाली है बेबी को, ठीक है। बेबी को प्रोटेक्ट करने वाली कवरिंग बनेगी ट्रोफोब्लास्ट। आगे चल के पूरा का पूरा बेबी इस स्ट्रक्चर से ही फॉर्म होगा। सही, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एम्ब्रियोब्लास्ट, या फिर इनर सेल मास, ठीक है, या फिर इन्हें इनर सेल मास कहते हैं। और ये जो खाली कैविटी है, ये जो खाली कैविटी बीच में दिख रही है, ये जो पूरी खाली कैविटी है, इसे हम लोग कहते हैं ब्लास्टोसील। एक सेकेंड, सील, ठीक है। किसी भी कैविटी को हम लोग सील बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हमारी बॉडी कैविटी को हम लोग सीलोम बोलते हैं। सही है? सीलोम मतलब क्या? बॉडी कैविटी। वैसे किसी भी कैविटी को हम लोग जनरली बायोलॉजी में सीलोम ही कहते हैं। वैसे ये क्या हो गया? ब्लास्टोसील। समझ में आ गया बात? ब्लास्टोसील। तो ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कब बना? जब ये कहां पे था? यूट्राइन कैविटी में था। तो यहां पे बना दे, यहां पे बना दे, ठीक है, यहां बना दो, ये मिटा दो बीच वालों को, चलो पूरा ही मिटा देते, अच्छे से बना देते। तो यहां पे हुआ क्या? यहां पे हुआ क्या कि एक आपका ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक आपका स्ट्रक्चर है, और यहां पे जो सेल्स हैं वो ऐसे साइड साइड में अरेंज हो गए, ठीक है। यहां पे जो सेल्स है वो कहां अरेंज हो गए? तो साइड साइड में अरेंज हो गए, ठीक है। और यहां पे क्या बन गई? एक नॉब बन गई। समझ में आई बात? एक नॉब बन गई। जो बाजू वाले जो स्ट्रक्चर है, बाजू वाले सेल्स की जो मेम्ब्रेन है, उसे मैंने ट्रोफोब्लास्ट कहा। बाजू वाले सेल्स की मेम्ब्रेन को, पूरी लाइनिंग को, सेल्स को ब्लास्टोमियर कहेंगे। याद रखो, अच्छे से याद रखो, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी होना है। जो एक एक सेल्स है उन्हें हम लोग ब्लास्टोमियर कहेंगे, लेकिन उस पूरी कवरिंग को जो बाजू बाजू में लग गई है ना, साइड साइड में, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? दैट इज ट्रोफोब्लास्ट। उसके बाद ये जो आपका एक नॉब जैसा स्ट्रक्चर बना है, इस पूरे स्ट्रक्चर को मैंने क्या बोला? इनर सेल मास, या फिर एम्ब्रियोब्लास्ट। क्लियर है? उसके बाद समझ में आ गया। फिर यहां जो खाली स्पेस है, इस खाली स्पेस को मैंने क्या बोला था? ब्लास्टोसील। जिस ब्लास्टोसील में क्या भर जाएगा? ग्लाइकोजन। क्या भर जाएगा? ग्लाइकोजन भर जाएगा।
क्लियर है, समझ में आ गया। सो आई होप आप लोग को इतनी चीजें समझ में आ गई हैं, कहां कहां कौन कौन सी चीजें हो रही है। आई होप आप लोग को इतनी चीज समझ में आ गई है। और हाँ, एक और चीज तो बनाना भूल ही गए ना अपन, इसके ऊपर जोना पेलुसिडा, ठीक है। जोना पेलुसिडा कहीं नहीं जा रही, जोना पेलुसिडा से आप पीछा नहीं छुड़ा सकते, ठीक है। तो जोना पेलुसिडा कहीं नहीं जा रही, इसके ऊपर जोना पेलुसिडा की कवरिंग रहेगी ही रहेगी। सही है, यहां तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये आपका एम्ब्रियो है, जहां पे ये आपका स्टेज है। इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट या फिर इसे हम लोग ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं या फिर ब्लास्टूला कह लो। क्लियर है, समझ में आ गया। अब यहां पे क्या होगा, जैसे ही ये ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, ठीक है, जैसे ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, अब ये कोशिश करेगा इस एंडोमेट्रियम की वॉल के अंदर जाने की, ठीक है। अब ये कोशिश करेगा कहां पे, इस एंडोमेट्रियम के वॉल के अंदर जाने की कोशिश करेगा। अब अंदर जाने के लिए तो भैया जोना पेलुसिडा को तोड़ना ही पड़ेगा, सही है। तो इस जोना पेलुसिडा से पीछा अब छुड़ाने का वक्त आ चुका है, ठीक है। अब वक्त आ गया है कि अब मैं क्या कर दूं, इस जोना पेलुसिडा को क्या करूं, तोड़ दूं, ठीक है। तो कैसे टूटेगा, ये जो यूट्राइन कैविटी है, ये जो यूट्रस है, इसके अंदर कुछ हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं बच्चों, ठीक है। कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो एक्ट करते हैं किसके ऊपर, इस जोना पेलुसिडा के ऊपर, ठीक है। कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं, हार्मोन का नाम नहीं जानना अपने को, बस इतना याद रखो कि कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं कहां पे, इस यूट्रस से। और ये यूट्रस के हार्मोन कहां पे एक्ट करते हैं, इस जोना पेलुसिडा की मेम्ब्रेन पे। और ये जोना पेलुसिडा की मेम्ब्रेन में छेद होने लगते हैं, ठीक है। जो जोना पेलुसिडा की मेम्ब्रेन है, इसमें छोटे छोटे क्या होने लगते हैं, पोर्स होने लगते हैं, छेद होने लगते हैं। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात, ठीक है। और अब ये कहां मूव करेगा, धीरे धीरे इस एंडोमेट्रियम की तरफ मूव करेगा, ठीक है। धीरे धीरे कहां मूव करेगा, इस एंडोमेट्रियम की तरफ। समझ में आ रही बात। और ये सब कब हो रहा है, ये सब सिर्फ और सिर्फ 5th डे पे हो रहा है, ठीक है। अभी तक 4th डे पे आप लोग समझ गया था। अच्छा, ये जो अंदर जाके इम्बेड हो जाएगा ना, ये जो स्ट्रक्चर है, ये अंदर जाके कहां क्या हो जाएगा, इम्बेड हो जाएगा। इसी चीज को हम लोग कहते हैं दैट इज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है कि आपका जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एम्बेड हो जाए एंडोमेट्रियम के अंदर। आपका जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एंडोमेट्रियम के अंदर जाके एम्बेड हो जाए, अंदर घुस जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। तो क्या होगा, ये इस साइड मूव होना शुरू होगा, ठीक है। ये ऐसा पूरा भरा हुआ है ना, ये वो जैसे कवरिंग है, ऐसा समझ लो, ये पूरा भरा हुआ है ना। तो मैं थोड़ा सा कलर कर लेता हूं, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, अपनी एंडोमेट्रियम की लेयर है, ठीक है। ये क्या है, अपनी एंडोमेट्रियम की लेयर है। इस लेयर के अंदर, ठीक है, इस लेयर के अंदर अब क्या होगा, यहां पे छेद होना शुरू होगा। अब ये छेद कैसे होता है बच्चों, ये छेद कैसे होता है, सबसे पहले आपका ये जो ब्लास्टूला है, ठीक है, ब्लास्टूला कह लो, ब्लास्टोसिस्ट कह लो, ये कुछ एंजाइम रिलीज करना शुरू करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, यहां से कुछ एंजाइम रिलीज करना शुरू करेगा, किसके ऊपर, इस एंडोमेट्रियम के ऊपर। और जैसे ये इस एंडोमेट्रियम के ऊपर एंजाइम रिलीज करना शुरू करेगा ना, इस एंडोमेट्रियम में क्या होने लगेगा, छेद होना शुरू हो जाएगा। मतलब यहां से ऐसा छेद होना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, यहां से क्या होना शुरू हो जाएगा, छेद होना शुरू हो जाएगा। और फिर कौन मूव करेगा, ये कहां मूव करेगा, अंदर साइड मूव करना स्टार्ट करेगा। तो यहां पे थोड़ा सा छेद हो जाए, ऐसे कुछ छेद हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, ऐसा छेद हो गया यहां पे। और आपका ये जो सेल था, ये अब इसके अंदर आ गया, सही है। और इसके अंदर वही सारी चीजें प्रेजेंट है, इसके अंदर वही सारी चीजें प्रेजेंट है। यहाँ पे आपका ट्रोपोब्लास्ट साइड साइड में, ठीक है, साइड साइड में आपका ट्रोपोब्लास्ट प्रेजेंट है। और बीच में आपका क्या प्रेजेंट होगा, दैट इज इनर सेल मास। समझ में आ रही बात, ठीक है, यहाँ पे आपका इनर सेल मास। और हमेशा याद रखना कि जो इनर सेल मास है वो इस साइड ही रहना चाहिए। अगर वो इस साइड के एंडोमेट्रियम में जा रहा था ना, तो आपका इनर सेल मास का डायरेक्शन यहां पे होना चाहिए। समझ में आ रही बात। और अगर वो इस साइड एम्बेड हो रहा है तो वहां इसका डायरेक्शन कहां होना चाहिए, इस साइड होना चाहिए। मतलब वो हमेशा अंदर के साइड इसका डायरेक्शन होना चाहिए, सही है। और इसके ऊपर वापस क्या लग जाएगी, एंडोमेट्रियम की कवरिंग लग जाएगी। यहां से इसको एंडोमेट्रियम क्या करेगा, यहां से इसे छुपा लेगा अंदर। समझ में आ रही बात, ठीक है, समझ में आ रही बात। इस चीज को, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। समझ में आ गया। तो अब आपका ये जो फर्टिलाइज्ड आपका सेल था, ठीक है, आपका फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो था, अब ये एम्ब्रियो क्या हो गया, इसके अंदर एम्बेड हो गया। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गया। सो समझ में आ गया इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब लिख लेंगे हम लोग इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है। एम्बेड हो गया कौन, अपना एम्ब्रियो, किसके अंदर हो गया, दैट इज एंडोमेट्रियम में।
बाकी चीजें आप लोगों को नोट्स में मिल जाएगी, टेंशन मतलब, ठीक है। नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, हर एक चीज के नोट्स मिल जाएंगे, उसके अंदर हर एक डेफिनेशन है, हर एक एक्सप्लेनेशन है, तो नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। यहां पे सिर्फ आप समझने की कोशिश करो, अपने कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो कि यहां पे कौन सी चीज चल रही है, क्या हो रहा है, कौन से दिन हो रहा है, ठीक है। और हमेशा याद रखो इम्प्लांटेशन कौन से दिन होगा, 5th डे पे, 5th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एक बार चेक कर लेने दो, एक सेकंड, ठीक है ठीक है ठीक है। 5th डे पे नहीं होता, सॉरी 5th डे पे नहीं होता, मेरे को लगा ही गलत है। इट इज ऑन द 7th डे, ठीक है। कौन से दिन पे होता है, 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, ठीक है, कभी कभी हो जाता है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है दिमाग में, कभी कभी इधर उधर हो जाता है, कोई बात नहीं, चलेगा। तो क्या बोला मैंने, इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है कि आपका जो एम्ब्रियो है, जो आप लोगों ने फॉर्म किया एम्ब्रियो, वो क्या हो जाएगा, एम्बेड हो जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, एम्बेड, मतलब जाके वहां पे सो जाएगा, ऐसा बोल सकते हो। एम्बेड हो जाएगा किसके अंदर, एंडोमेट्रियम में, ठीक है। और ये कहां पे कब हो रहा है, 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन हो रहा है। अब याद करो 7th डे में ओवरी के क्या सीन है, ठीक है। ओवरी के अंदर क्या हो रहा है, ओवरी के अंदर अभी ल्यूटियल फेज चल रहा है, ठीक है। ओवरी के अंदर कौन सा फेज चल रहा है, ल्यूटियल फेज। याद करो कि अभी ओवरी का 14 दिन तक ल्यूटियल फेज चलेगा। कहां गया, हाँ, ओवरी का 14 दिन तक ल्यूटियल फेज चलेगा। तो फॉर एग्जांपल अभी हम लोग यहां तक पहुंचे, सही है, अभी हम लोग यहां तक पहुंचे 7th डे पे, सही है। और हमारा क्या हो चुका है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है। अब आगे चलने वाले 7 दिन बाद, ठीक है, आगे आने वाले 7 दिनों बाद ये ल्यूटियल फेज खत्म हो जाएगा। अगर ल्यूटियल फेज खत्म हो गया बच्चों, ध्यान से सुनो, अगर ल्यूटियल फेज खत्म हो गया तो आपका जो यहां पे कॉर्पस ल्यूटियम है वो भी डीजेनरेट हो जाएगा। तो अगर कॉर्पस ल्यूटियम भी डीजेनरेट हो गया, ठीक है, अगर कॉर्पस ल्यूटियम भी डीजेनरेट हो गया तो कोई प्रोजेस्टेरोन बनाने वाला नहीं रहेगा और एस्ट्रोजन बनाने वाला नहीं रहेगा। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, यहां पे कॉर्पस ल्यूटियम आता है, यहां पे कॉर्पस ल्यूटियम रहता है ना, और यहाँ पे LH रहता है। तो LH क्या करता है, किसके ऊपर इफेक्ट करता है, इस कॉर्पस ल्यूटियम के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है। और ये कॉर्पस ल्यूटियम दो चीजें बनाता है, ये दो चीजें बनाता है। ज्यादातर ये प्रोजेस्टेरोन बनाता है, मैक्सिमम 80%, और 20% ये क्या बनाता है, ईस्ट्रोजन भी बनाता है, थोड़ा थोड़ा ईस्ट्रोजन ही बनाता है। और ये प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, इस एंडोमेट्रियम की वॉल को, जो एंडोमेट्रियम की वॉल है, इसे पकड़ के रखने में हेल्प करता है, ठीक है। इस एंडोमेट्रियम की वॉल को टूटने नहीं देता। तो अब 14 दिन बाद जब ल्यूटियल फेज खत्म हो जाएगा, ठीक है, ल्यूटियल फेज बंद हो जाएगा, तो अब उस कॉर्पस ल्यूटियम को कौन होल्ड करके रखेगा, कोई तो चाहिए ना हमें जो उस कॉर्पस ल्यूटियम को होल्ड करके रखे, ताकि हमारा जो प्रोजेस्टेरोन है वो सिक्रीट होता रहे और हमारा ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल है ये मजे में रहे, सही है। अगर ये एंडोमेट्रियम की वॉल टूट गई तो आपका ये जो एम्बेडेड वाला एम्ब्रियो है ये भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, जिसके वजह से यहाँ पे फर्टिलाइजेशन बोल सकते हैं, फर्टिलाइजेशन तो हो गई, आपका एम्ब्रियो डेवलप नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही बात। इसीलिए 7th डे पे ही जैसे ही आपका ये एम्बेड होता है ना, उसी दिन पे ही आपका ये जो एम्ब्रियो है ये कुछ हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। ये एक हार्मोन रिलीज करता है। इस हार्मोन का नाम है बच्चों, कहां लिखे, हाँ इधर लिख देते हैं। इस हार्मोन का नाम है HCG, ठीक है। इसका नाम क्या है, HCG। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HCG? HCG का बच्चों फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। कोरियोनिक याद नहीं होता था मेरे को, कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, सही है। गोनाडोट्रोपिन क्यों, क्योंकि देखो LH क्या है, गोनाडोट्रोपिन है, और गोनाडोट्रोपिन LH की ही नकल कर रहा है ये, ठीक है, LH की ही नकल कर रहा है, तो इट इज द गोनाडोट्रोपिन, सिंपल सी बात है। तो ये क्या करेगा, HCG कब रिलीज हुआ, मैंने आप लोगों को बताया हमेशा प्रेगनेंसी के टाइम पे, जब एक ये इम्प्लांटेशन हो चुका है तो इम्प्लांटेशन के बाद ही क्या रिलीज होगा, HCG रिलीज होगा। और HCG जाके, ठीक है, HCG जाके इस कॉर्पस ल्यूटियम पे एक्ट करेगा और इसको अगले आने वाले 3 महीनों तक, कितने, अगले आने वाले 3 मंथ तक इसको बचा के रखेगा, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करवाएगा इससे। आप 3 मंथ क्यों बोला भैया, प्रेगनेंसी तो 9 मंथ की होती है ना। तो अगले आने वाले 3 मंथ के बाद एक दूसरा ऑर्गन बच जाता है फीमेल के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, प्लेसेंटा, ठीक है। तो अगले आने वाले 3 महीनों में तक कौन आपका चाहिए, ये चाहिए, और 3 महीने बाद क्या बन जाएगा, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा खुद ही प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन रिलीज करना शुरू कर देगा। तो उस अगले टाइम में हम लोग को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन 3 महीनों तक हमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तब तक प्लेसेंटा डेवलप नहीं किया होगा। और इसको होल्ड कौन करके रखेगा, HCG, ठीक है। कौन होल्ड करके रखेगा इसको, HCG। कौन रिलीज कर रहा है इस HCG को, हमारा एम्ब्रियो, ठीक है। कौन रिलीज कर रहा है, हमारा एम्ब्रियो रिलीज कर रहा है। और तो आप लोग ने
मार्केट्स में कुछ किट्स देखी होंगी, ठीक है, जैसे प्रेगा न्यूज की किट्स आती है जिसमें हम लोगों को पता चल जाता है ना कि कोई फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं प्रेग्नेंट है। तो उस किट्स में भी क्या होता है पता है, ये HCG को ही डिटेक्ट किया जाता है। अगर आप उस फीमेल के यूरिन में HCG प्रेजेंट है, ठीक है, उस फीमेल के यूरिन में HCG अगर प्रेजेंट होगा, सही है, तो वो यूरिन उसके अंदर क्या हो चुका है, इंप्लांटेशन हो चुका है, सिंपल सी बात है, इसका मतलब वो प्रेग्नेंट है। और अगर उसके अंदर HCG नहीं होगा तो प्रेग्नेंट नहीं है। समझ में आई बात? तो आई होप आप लोग को इतना सब समझ में आ गया होगा, ठीक है, आई होप आप लोग को इतना सब समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे क्या होगा, इसकी डेवलपमेंट हम लोग को पढ़नी है, ठीक है, इसके आगे हम लोग क्या करना है, इस चीज की हमको डेवलपमेंट पढ़नी है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे वाले में हम लोग इसकी डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि कैसे आगे चल के पार्चुरेशन होता है, मतलब डिलीवरी कैसे होती है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, सही है। तो आज का लेक्चर अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, कुछ नई नई चीजें सीखी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो अगर नया आए हो, और अपने सारे दोस्तों तक, अपने जितने भी दोस्त है 11th 12th के, साइंस और कॉमर्स के, सबको इस चैनल की लिंक भेज दो, क्योंकि यहां पे हर बच्चे के लिए, यानी 11th और 12th के कॉलेज के बच्चों के लिए हर एक कंटेंट, हर एक लेसन का कंटेंट आने वाला है, सही है, और बहुत सारे कंटेंट आ भी रहे हैं। तो सब तक क्या कर दो, इस चैनल को फैला दो, सही है, समझ में आया? तो वीडियो लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दो ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिस ना हो, ठीक है। तब तक मैं मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।